आज मैं लेके आई हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई कहानी कान के बूंदे। कीमत पर विचार करने का समय न था, अतएव वे सिटी कोतवाल से मिलकर, जिससे उनकी बड़ी घनिष्ठता थी, हीरा लाल को अपनी जमानत पर छुड़ा लाए। बूंदों के साथ ही 9 रुपए देकर वकील साहब ने हीरा लाल को कचहरी भेजा और स्वयं भी कचहरी गए। किंतु दिन भर उनके मस्तिष्क में यह बात फिरती रही कि 2,000 रुपए कीमत के बूंदे आखिर इसकी स्त्री के पास कहाँ से आए। इन बूंदों के साथ कौन सा कैसा रहस्य छिपा है। वकील साहब एक बार जानने के लिए उत्कंठित से हो उठे। हिरासत से बाहर आते ही हीरा लाल ने झुककर वकील साहब के पैर छू लिए। अभी तक वह वकील साहब को केवल अपनी नौकरी के ही कारण ना छोड़ सकता था, किंतु आज से तो वह उनका भक्त भी हो गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे इनके साथ रहकर मुझे अनेक विपत्तियां ही क्यों न उठानी पड़े, परंतु अब इस देवता आदमी का साथ आज जन्म न छोड़ूंगा। शाम को बूंदों को लिए हुए वह वकील साहब के एहसान के भार से दबा हुआ घर लौटा। जेब से बूंदे निकालकर पत्नी के सामने रख दिया। कमला ने उत्साहपूर्वक पूछा, क्यों, पसंद नहीं आए? हीरा लाल बोला, वाह, पसंद क्यों नहीं आए? इतने अच्छे बूंदे और पसंद नहीं आते? बनने को भी दे दिए गए। कमला बोली, बूंदे बनने को दे दिए, पर मैं तो यह कहना भूल गई थी कि ये यहाँ के नहीं, मद्रास के बने हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब हम लोग बाबू के साथ मद्रास गए थे। वहीं माँ के लिए बाबू ने इसे खरीदा था। हीरा लाल बोला, शायद यही बात हुई होगी। जब सुनारों ने बनाने से इनकार कर दिया होगा, तभी वकील साहब ने लौटाया होगा। हीरा लाल ने बूंदों की कीमत के बारे में, अपने पकड़े जाने के बारे में और वकील साहब ने उसे किस तरह छुड़ाया, इस बारे में अपनी स्त्री से कुछ भी ना कहा। शहर में प्लेग का प्रकोप हुआ। सब लोग शहर छोड़ छोड़कर बाहर झोपड़े बनाकर या बंगलों पर रहने के लिए निकल आए। वकील साहब ने अपने बंगले में नौकरों की एक कोठरी में हीरा लाल को रहने की जगह दे दी। एक ही अहाते में रहते हुए संभवतः 2-3 महीने बीत गए, किंतु वकील साहब की पत्नी हीरा देवी और कमला से किसी प्रकार की जान पहचान न हो सकी। हीरा देवी ने उच्च कोटि की शिक्षा पाई थी। वह संस्कृत में काव्य तीर्थ और अंग्रेजी में बीए थी। साधारण सुंदर थी, पर स्वभाव जरा रूखा था। वे मौके मौके पर ही हंसती थीं। साधारण लोगों से वह बातचीत भी कुछ कम करती थी। उन्हें अपने धन, विद्या और एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या होने पर गर्व था। अपने आश्रित एक मुंशी की स्त्री से बातचीत करने में वह समय का दुरुपयोग समझती थी, इसलिए उन्होंने कमला को कभी न बुलाया। इधर कमला इसके बिल्कुल प्रतिकूल थी। वह अनित्य सुंदरी थी। खूब गोरा रंग, आकर्षक आंखें, पतले पतले लाल होंठ, जिन पर सदा हंसी खेलती रहती। वह बड़ी नम्र और मिलनसार थी। पढ़ी लिखी बहुत साधारण थी। हिंदी की पुस्तकों के अतिरिक्त चिट्ठी पत्रे लिख पढ़ लेती थी। अंग्रेजी के कोई कोई अक्षर पहचान लेती थी। फिर भी उसे व्यवहार ज्ञान था। गृह कार्य में कुशल थी। साधारण से साधारण कपड़ों को भी
ढंग से पहनना जानती थी। साधारण कपड़ों को वह इस ढंग से पहनती थी कि वह उसके शरीर पर मूल्यवान जान पड़ते। 20 साल की उम्र होने पर भी 14 साल की किशोरी जान पड़ती। उनके स्वभाव में एक प्रकार की लापरवाही और अल्हड़पन था, जो इस बात का साक्षी था कि इसने भी अपने जीवन में कभी अच्छे दिन देखे हैं। जिस दिन से कमला को मालूम हुआ कि हीरा देवी ने उसके इयररिंग मंगवाए और पसंद किए हैं, उनसे मिलने के लिए कमला की उत्सुकता और भी बढ़ गई। एक दिन दोपहर को वह हीरा देवी से मिलने गई, जिसकी सूचना हीरालाल ने अपने मालकिन को पहले से ही दे रखी थी। बरामदे में एक चटाई पड़ी थी। कमला उसी पर बैठ गई। साधारण आवभगत के बाद हीरा देवी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर एक मासिक पत्रिका के पन्ने उल्टाने लगी। बीच बीच में वह कमला की बातों का उत्तर भी देती जाती थी। उन्होंने अपने किसी भी व्यवहार से यह प्रकट न होने दिया कि कमला के आने से उन्हें किसी तरह की प्रसन्नता हुई। प्रत्युत उन्होंने यही प्रकट किया कि उसके आने से उनके काम में कुछ विघ्न ही पड़ा। उनके मुंह के भाव से कुछ ऐसा प्रकट हो रहा था जैसे उन्हें कमला के रूप और लावण्य से ईर्ष्या हो रही। कमला एक साधारण जामदानी की कढ़ी हुई गुलाबी रंग की साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहने थी। हाथों में 3-3 कांच की चूड़ियां और कानों में वही हीरे के बूंदे चमक रहे थे। वह इस आशा में थी कि हीरा देवी यदि कुछ भी उसके बूंदे के विषय में पूछेंगी तो वह बातों ही बातों में उन्हें बतला देगी कि यद्यपि इस समय दिनों के फेर से वह उनके मुंशी की स्त्री है, किंतु वह भी किसी समय बड़े घर की लड़की थी और उसने भी अच्छे दिन देखे हैं। उसके पास एक नहीं अनेक जेवर थे, इन बूंदों की तरह। किंतु हीरा देवी ने उसके साथ बातचीत करने में जो उदासीनता दिखलाई, उससे कमला के आत्मसम्मान को धक्का लगा। वह यहाँ आके पछता रही थी। वह उठकर घर जाने की आज्ञा लेने ही वाली थी कि इसी समय हीरा देवी किसी कार्यवश कुछ देर के लिए भीतर चली गईं। कमला को रुक जाना पड़ा। वह वहीं चटाई पर बैठी उसी मासिक पत्रिका के पन्ने उल्टाने लगी। ठीक इसी समय वकील साहब ने घर में प्रवेश किया। कमला वकील साहब को पहचानती थी, किंतु वकील साहब उसे ना जानते थे। कमला उठकर खड़े हो गई। वो कहीं छिप जाने का स्थान ढूंढने लगी। इधर वकील साहब को एक संभ्रांत महिला को इस तरह बरामदे में चटाई पर बैठाना कुछ अपमानजनक मालूम हुआ। पहले तो वह उल्टे पांव बाहर लौट जाने वाले थे, परंतु ना जाने क्या सोचकर उन्होंने कमला को संबोधन करके कहा, आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? आइए ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। कमला कुछ न बोली। चित्र छाया की तरह वकील साहब के पीछे पीछे जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। सच बात तो यह थी कि हीरा देवी की तरफ से इतना निरादर और वकील साहब के द्वारा इतना आदर, दोनों के व्यवहार में इतना अंतर देखकर कमला को कुछ विस्मित सी हो गई। वकील साहब ने अंदर जाकर पत्नी से कहा और फिर बाहर आकर बैठ गए। हीरा देवी ने समझा कि कोई और मिलने आया है, इसलिए वह अपने कपड़े बदलने लगी।
कपड़े बदलकर रसोइये को चाय तैयार करने के लिए कहकर वह ड्राइंग रूम में आई, किंतु वहां किसी और को नहीं, कमला को ये पति के साथ खुले मुंह मखमला कोच पर बैठे देखकर हीरा देवी के शरीर में आग लग गई। वह कुछ बोली नहीं, रूखे भाव से आकर वहीं दूसरी कोच पर बैठ गई। उनके आते ही कमला उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर लक्ष्य करके कहा, अब आज्ञा दीजिए, मैं घर जाऊं। हीरा देवी के कुछ बोलने से पहले ही वकील साहब बोल उठे, बैठिए, चाय तैयार हो गई है, चाय लेके जाइए। एक तीव्र दृष्टि से पति की ओर देखकर हीरा देवी ने कमला से कहा, हाँ, चाय पी के ही जाना, तैयार हो गई है। पर कमला रुकी नहीं। कमला की सुंदरता की छाप वकील साहब के हृदय में प्रथम दृष्टि में ही पड़ गई, इसलिए वह सबकी नज़र बचाकर कभी कभी कमला के मुंह की ओर देख लिया करते थे, किसी बुरे भाव से नहीं। वे सौंदर्य उपासक थे। प्रत्येक सुंदर वस्तु को देखना उनकी दृष्टि में आवश्यक था। शिष्टाचार के तौर पर कमला के जाते समय हीरा देवी ने उसे कभी कभी आते रहने के लिए कहा। कमला इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देकर अपने घर गई। कमला के जाते ही पत्नी पर तिरस्कार सूचक दृष्टि डालकर वकील साहब ने पूछा, यह कौन थी? वहां चटाई डालकर बैठा दिया। इतना बड़ा ड्राइंग रूम इसलिए है। हीरा देवी भी उसी भाव से तीव्र स्वर में बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं नौकर और चाकरों को भी अपने साथ ही कुर्सी पर बैठाया करूं? यह तो तुम्ही से होगा, मैंने तो यह नहीं सीखा। फिर भी अब वाद विवाद करने का क्या तात्पर्य? जब तुमने उसे बुलाकर अपने पास कुर्सी पर बैठा ही लिया था। वकील साहब ने उत्सुकता से पूछा, नौकर चाकर? नौकर चाकर से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? हीरा देवी ने रुखाई से कहा, यह मुंशी की ही तो स्त्री थी ना, नौकर चाकर नहीं तो क्या मेरी हमजोली है? वकील साहब कुछ नम्र होकर बोले, मुंशी की ही स्त्री सही, हीरा लाल मेरा मुंशी है, उसकी स्त्री तो नहीं है। उसके साथ तुम्हें नौकरों सा बर्ताव कदापि न करना चाहिए। जो सम्मान करना जानता है वह सम्मान पाता भी है। फिर गरीबों का सम्मान तो धनिकों से अधिक करना चाहिए। यदि तुम उसे अपने साथ पहले से ही ड्राइंग रूम में लेकर बैठती तो तुम्हारे सम्मान में कुछ भी अंतर न आता। तुम्हारे विषय में वह ऊंचे विचार लेकर ही जाती। हीरा देवी अब झुंझला उठी, क्यों तंग किए जा रहे हो? मुझसे नहीं बन पड़ा, तुमने तो कर ही दिया, फिर अब अफसोस किस बात का? और इतने पर भी संतोष ना हो, जाके उसके आंसू पोंछाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। कहकर हीरा देवी उठकर दूसरे कमरे में चली गईं। मेज पर चाय ठंडी हो रही है। उस तरफ ना वकील साहब का ध्यान था और ना ही हीरा देवी का। हीरा देवी के जाते ही वकील साहब थके हुए से एक कोच पर लेट गए। बात बात पर वह पत्नी के वाद विवाद और तर्क से थक गए थे। विवाह से पहले जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी भावी पत्नी ग्रेजुएट हैं, संस्कृत में काव्य तीर्थ हैं, तो उन्हें ना जाने कितनी प्रसन्नता हुई थी। अपने कल्पना जगत में उन्होंने अपने एक छोटे से सोने के संसार को देखा, जिसमें सहयोग से गृहस्थी नंदनवन हो जाती है। इसी सुस्वप्न को देखते देखते वे विवाह के बंधन में बंध गए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। मित्रों ने बधाई के पुल बांध दिए।
नववधु अधिक सुंदरी ना थी, पर सुशिक्षित थी। इसका वकील साहब को गर्व था। आज उनका गर्व धूल हो चुका था। रह रह के उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं। पत्नी के उदंड स्वभाव से वे बहुत असंतुष्ट थे। हीरा देवी में उन्हें स्त्रियोचित गुण ढूंढे न मिलते थे। पत्नी से अधिक संकोच और शील की मात्रा उनके ही स्वभाव में थी, जिसके कारण वह पत्नी से कभी कुछ कह सुन ना सकते थे, और कहते भी तो कैसे। हीरा देवी आखिर उनसे किस बात में कम थी? वे वकील से। हीरा देवी भी कुछ दिनों तक पटना के गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी थी। वकील साहब बीए एलएलबी थे, तो हीरा देवी बीए बीटी थी। विद्या, डिग्री या रुपया कमाने की कला वकील साहब से हीरा देवी किसी बात में सिर भर भी कम न थी। फिर उनसे वह किस बात में दबती, और दबती भी कैसे? उन्होंने स्त्रियों के समान अधिकार पर बड़े बड़े लेख लिखे थे, और तर्क के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री और पुरुष का प्रत्येक बात में समान अधिकार है। किंतु वकील साहब से कोई पूछता, इस समान अधिकार का परिणाम उनके हक में कैसा सिद्ध हुआ? वे तो जानते ही ना थे कि गृहस्थ सुख कैसा होता है। वे तरस रहे थे। हीरा देवी उनके लिए एक मित्र की तरह थी। बाकी घर का सारा काम तो नौकर करते थे। हीरा देवी भी ग्रेजुएट थी। वे इन छोटी छोटी बातों में अपना अमूल्य समय को नष्ट न कर सकती थीं, और ना कभी वकील साहब की ही हिम्मत पड़ती थी कि उनसे किसी काम के लिए कह दें। 100 की इस जगह 200 खर्च होता, पर एक दिन भी उन्हें अच्छा भोजन न मिलता। वैसे तो सामने थाली में कई चीजें होती, पर सब बेस्वाद नीरस, जैसे तैसे पेट भरते थे। हीरा देवी पहले ही बार गर्भवती हुई थी। प्रसव के लिए उन्होंने अपनी माता के पास जाना उचित समझा। वकील साहब ने इसे ज़्यादा ठीक समझा, क्योंकि यहाँ इनके घर दूसरी कोई स्त्री ही नहीं थी। अतएव गर्भ के 6ठे मास में ही हीरा देवी अपनी माँ के घर चली गई। एक दिन कचहरी से लौटकर वकील साहब चाय के लिए बैठे ही थे कि हीरालाल एक थाली में कुछ मिठाइयाँ, जो एक सुंदर बेल बूटेदार रुमाल से ढकी थी, लेकर आया। बोला, घर में बनाया था तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके लिए भी ले चलूं। बहू जी तो है नहीं, अब आपके लिए कौन बनाता होगा? वकील साहब ने मन ही मन सोचा, ये थी ही तो कब बना के खिला देती थी। प्रकट में बोले, क्यों तकलीफ की हीरालाल, महाराज तो बना ही दिया करता है जो कुछ मैं चाहता हूँ। हीरालाल ने धीरे से थाली को मेज पर रखकर रुमाल हटा लिया, और फिर बोला, वकील साहब ये पकौड़ियाँ खाइए, अभी बन रही हैं, बिल्कुल गरम हैं, और चाय के साथ आपको अच्छी भी लगेंगी। वकील साहब पकौड़ियों के शौकीन थे। तश्तरी की सब पकौड़ी साफ कर गए। हीरालाल शर्माया, शायद वो बहुत कम लाया था। खाने के बाद बोले, दरअसल हीरालाल बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनी हैं, बाकी मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। क्या तुम्हारे घर की बनी हैं? हीरालाल प्रसन्न होके बोला, हाँ सरकार, हम लोग तो बाजार की मिठाई खाते ही नहीं। वह तो सब अपने हाथ से बना लेती है, सस्ती की सस्ती पड़ती है और बाजार से अच्छी भी रहती है।
वकील साहब बोले, मालूम होता है कि भोजन बनाने में बड़ी चतुर हैं, पर वह तो मिर्ज़ापुर तरफ की हैं। देहात की लड़कियों को तो मैंने भोजन की कला में निपुण कहीं नहीं देखा। हीरालाल बोला, दिनों का ही फेर समझिए वकील साहब, यह मुंशी नवल किशोर राय की लड़की है। एक ही रात डाकुओं ने ऐसा जबरदस्त डाका डाला कि इनका सब कुछ लूट ले गए। इन्हें अपनी माँ के साथ जाफर मामा के घर मिर्जापुर में रहना पड़ा। देहात में रही तो क्या हुआ, इनकी माँ बहुत चतुर थीं। उन्होंने ही इन्हें सब कुछ सिखाया। उन कान के बूंदों के अतिरिक्त मोतियों का एक चंद्रहार भी उसके पास है। वकील साहब, मैं क्या बताऊं, उसके हाथ में जैसे जादू है। मामूली दाल भात बनाती है, पर इतना स्वादिष्ट कि क्या बताऊं। वकील साहब आश्चर्य से बोले, अच्छा, यह मुंशी नवल किशोर राय की कन्या है? वह तो इलाहाबाद के बड़े भारी वकीलों में से थे, तभी यह इतनी चतुर हैं। हीरालाल ने प्रसन्नता का भाव जाहिर करते हुए कहा, वकील साहब, गुस्ताखी माफ हो, एक अर्ज करता हूँ। आप कल सवेरे मेरे झोपड़े में ही भोजन कीजिए। हम गरीबों के भोजन का स्वाद भी लीजिए। वकील साहब को अपने मुंशी के यहाँ भोजन करना जरा उचित न मालूम हुआ। बोले, क्यों तकल्लुफ करते हो हीरालाल? यह जो इतनी चीज़ें लाए हो, यही मेरे कल तक के लिए काफ़ी है, फिर क्यों तकलीफ करते हो? हीरालाल बोला, इसमें तकलीफ की क्या बात है वकील साहब, उसका स्वभाव तो ऐसा ही है। अगर 10 खाने वाले आ जाए तो उसे दोनी खुशी होती है। सुस्ती तो उसमें नाम की नहीं है, और खाने वालों को खिला पिला के चाहे उसके खाने के लिए एक और भी ना बचे, उसे बड़ा संतोष होता है। वकील साहब बोले, अच्छा, भोजन तो तुम्हारे घर का मैं स्वीकार कर लेता हूँ, पर मैं वहाँ खाने ना जाऊँगा, तुम खाना यहीं ला देना। हीरालाल खुशी खुशी अपने घर गया। वकील साहब कपड़े पहन के क्लब गए। क्लब से वकील साहब उस दिन जल्दी ही लौट आए। उनका जी वहाँ भी ना लगा। एक अजीब तरह की परेशानी उन्हें तंग किए थी। भोजन के लिए महाराज पूछने आया। कई बार पूछने पर जैसे सोते सोते चौंक कर उन्होंने जवाब दिया, नहीं। महाराज इस नहीं का अर्थ कुछ भी ना लगा सका। दोबारा फिर पूछा, साहब भोजन लाऊं क्या? वकील साहब झल्ला उठे। बोले, अभी कहा था ना मत लाओ। क्या एक बार के कहने से नहीं समझ सकते? महाराज चुपचाप चला गया। उस दिन किसी की हिम्मत वकील साहब से बोलने की ना हो सकी, किंतु 9 बजे रात को फिर हीरालाल दरवाजा खटखटाता हुआ पहुंचा। वकील साहब इतने रात को उसके आने का कारण समझ गए। फिर भी और दिनों की तरह वे उसे झिड़क न सके, बल्कि आदर के साथ बिठाया और नम्रता से बोले, क्या है हीरालाल, मालूम होता है कि आज पीने के लिए नहीं है कुछ? हीरालाल हंस पड़ा और बोला, सरकार, जब तक आपके पास हूँ मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? जब मेरे पास ना रहेगा आपके पास आ जाऊंगा। अच्छा, यह बात है, कहते हुए वकील साहब ने 2 रुपए जेब से निकालकर फेंक दिए। आज पहली बार हीरालाल को बिना किसी प्रकार की झिकझिक के पीने के लिए इतनी आसानी से रुपया मिल गया। रुपया तो वह सदा ही ले लिया करता था, किंतु घंटों माथापच्ची के बाद वकील साहब के इतने शीघ्र रुपया निकालकर देने का अर्थ उसने लगाया। उस दिन की अत्यधिक आमदनी
रुपया उठाते उठाते बोला, मालूम होता है आज खूब आमदनी हुई है। वकील साहब, रुपया हो तो 2-3 और दे दो, घर में खर्च के लिए बिल्कुल नहीं है। वकील साहब बोले, अच्छा, तुम्हें 2 रुपए दे दिए तो तुम लालच में पड़ गए। हीरालाल नम्रता से बोला, नहीं वकील साहब, घर में तंगी ना होती तो मैं कभी न मांगता। आप तो मुझे जानते हैं, बस मुझे पीने भर को मिल जाए, फिर मुझे कुछ ना चाहिए। आज तो उसने कहा कि रुपया चाहिए, इसलिए आपसे कहा, नहीं तो क्या कभी कहता। आज की वकील साहब की आमदनी कुल 5 रुपए ही थी। उन्होंने बाकी के 3 रुपए निकालकर हीरालाल के हवाले कर दिए। देते देते उन्होंने कहा कि देखो, सबके सब मत पी जाना, घर में खर्च के लिए दे देना। हीरालाल बोला, नहीं वकील साहब, क्या पागल हूँ, मैं पहले घर में देकर फिर पीने जाऊंगा। हीरालाल चला गया। वकील साहब फिर पलंग पर लेटे। उन्हें नींद न आई। उन्होंने अपने और हीरालाल के जीवन की तुलना की। चतुर सुशील स्त्री पाकर वह कितना सुखी है, उसका गृहस्थ जीवन कितना आकर्षक है। वह है मामूली मुंशी, स्त्री साधारण पढ़ी लिखी ग्रामीण बालिका है, फिर भी गृहस्थी को स्वर्ग बना रखा है। एक मैं हूँ शहर के बड़े वकीलों में, 500-700 मासिक तो कमा ही लेता हूँ। बंगला है, मोटर है, सुंदर बागीचा है, स्त्री संस्कृत और अंग्रेजी में ग्रेजुएट। लोग तो यही समझते होंगे कि मैं कितना सुखी हूँ। मित्र लोग आकर मेरी किस्मत की सराहना कर जाते हैं, किंतु मेरी किस्मत कैसी है, मेरे सिवा और कौन जान सकता है। बिना सुशील पत्नी के सब सुख होते हुए भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। सच्चे गृहस्थी के सुख के सामने सारे सांसारिक सुख हे हैं। वह गृहस्थ सुख मेरी किस्मत में है ही नहीं। काश मैं भी किसी मामूली पढ़ी लिखी स्त्री से ही विवाह करता और वह सुशील होती तो जीवन कितना सुखी होता। यदि सुशील ना भी होती तो कम से कम बात बात में उसका तर्कशास्त्र तो ना चलता। हर बात में वह अपनी विद्वता की छाप तो न जमाने लगती। किंतु यहाँ तो बात ही और है। हीरा अपने सामने मुझे कुछ समझती ही नहीं। दूसरों के सामने उसे कुछ कहते मैं डरता हूँ, ना जाने कैसा उत्तर दे दे, फिर मुझे उनके सामने लज्जित होना पड़े। इसी प्रकार जितना मैं उससे दबता हूँ, वह मुझे दबाती जाती है। मैं स्त्री को समान अधिकार देने का विरोधी नहीं हूँ, किंतु वे इतना समझती कहाँ है। वे अधिकार पाते ही उसका दुरुपयोग करने लगती है। आज की कहानी इतनी ही। ये कहानी का पहला भाग है। आगे की कहानी के लिए बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।